दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर यह रिश्ता खून के रिश्तों से भी बढ़ के होता है। क्योंकि एक लड़का जो अपनी तमाम बातें जो अपने माता पिता से नहीं कह पाता है, वो सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। पर आज की कहानी में एक ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते से ही भरोसा खत्म हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के अमृतसर शहर की। अमृतसर का एक इलाका पड़ता है दशमेश। बात कर रहा हूँ मैं 4 फरवरी की रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल इसी दशमेश इलाके के एक मकान में अचानक से आग लग जाती है। आग की लपटें जब बाहर निकलनी शुरू होती है, पड़ोस के लोग जब देखते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आग को जितना ही बुझाने की कोशिश करते हैं, आग और तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए लोग इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को भी दे देते हैं। थोड़ी देर में घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस भी पहुंच जाती है और फायर ब्रिगेड आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है। पर आग को बुझाते बुझाते लगभग सुबह का 6 बज जाता है। आखिरकार आग को काबू में कर लिया जाता है। पुलिस जब उस मकान के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो वहाँ पे मौजूद लोग पुलिस से कहते हैं कि साहब, इस मकान के मालकिन का नाम है गगनदीप वर्मा। दरअसल गगनदीप अपनी बेटी शिवनैनी के साथ रहती है। सुबह के करीब 6 बजे के आसपास जब आग बुझ जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घर के अंदर एंट्री करती है। पर पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के अंदर ही गगनदीप के साथ साथ उसकी बेटी शिवनैनी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल दोनों ही डेड बॉडी जो बुरी तरीके से जल चुका था। पुलिस घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार घर के अंदर आग कैसे लगी। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी वहाँ पे एक और व्यक्ति पहुँच जाता है जिसकी उम्र है लगभग 46 साल के आसपास। वो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम डॉक्टर राजीव वर्मा है और मैं गगनदीप का बड़ा भाई हूँ। दरअसल मैं जंडियाला गुरु में अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। राजीव जब अपनी परिचय पुलिस वालों को देता है, उसके बाद से पुलिस अब डॉक्टर राजीव से गगनदीप के बारे में पूछताछ करती है। डॉक्टर राजीव कहता है कि साहब, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम है रिदम, जो कनाडा में रह करके नौकरी करता है, और बेटी का नाम है शिवनैनी। पुलिस डॉक्टर राजीव से पूछताछ करती है कि क्या तुम बता सकते हो कि गगनदीप के घर में आग कैसे लगी है। इस पर डॉक्टर राजीव पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैं कैसे बता सकता हूं कि आखिरकार घर के अंदर कैसे आग लगी है, पर इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि मेरे बहन के घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता जाता था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी गगनदीप के बेटे रिदम को भी दे देती है। पर पुलिस जब रिदम से कहती है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और आग की वजह से तुम्हारी माँ और बहन की मौत हो गई है, रिदम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दरअसल रिदम पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरे घर में आग लगी नहीं है, बल्कि आग लगाई गई है। रिदम पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे घर में आग लगाने वाला कोई और नहीं, बल्कि ज़रूर मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार होगा। हालांकि रिदम जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं रिदम की बातों में सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पर घटनास्थल पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे मालूम चले कि आखिरकार घर के अंदर आग कैसे लगी थी। इसीलिए पुलिस अब गगनदीप के रिश्तेदारों के बारे में पता लगाने के लिए गगनदीप के साथ साथ उसकी बेटी शिवनैनी के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार दोनों के मोबाइल नंबर में 2 नंबर ऐसा मिल जाता है जो इलाके के किसी बड़े नेता का था। हालांकि पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो पुलिस को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद गगनदीप और उसकी बेटी का दोनों नेताओं के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस इस बारे में जाकर दोनों नेताओं से पूछताछ करती है तो दोनों ही नेता इस बात को खारिज कर देते हैं। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार गगनदीप के घर में आग कैसे लगी। पर 2 दिन बाद जब दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो शिवनैनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि शिवनैनी के साथ में दुष्कर्म किया गया है। पुलिस को जैसे इस तरह की रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अभी इस केस की जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी पुलिस के सामने 2 और नाम निकल कर आता है, जिसमें से एक का नाम है
पंकज और दूसरे का नाम है नीरज। पंकज जिसकी उम्र है लगभग 21 साल और नीरज 18 साल का है। दरअसल पंकज और नीरज जो गोविंद सिंह नगर का रहने वाले हैं और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि गगनदीप के बेटे रिधम के बचपन के दोस्त हैं। पुलिस को जब दोनों का नाम मालूम चलता है उसके बाद से पुलिस इन दोनों के बारे में पूछताछ करने के लिए इनके घर पे जाती है और फिर जब दोनों के बारे में पंकज के पिता से पूछताछ करती है तो पंकज का पिता पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब पंकज और नीरज 5 फरवरी से ही लापता है। लापता होने की जब बात कहता है पुलिस को न जाने क्यों अब इन दोनों के ऊपर शक चला जाता है, इसीलिए पुलिस अब इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है एक खबरी थाने में जाता है और पंकज के साथ साथ नीरज का भी लोकेशन पुलिस को बता देता है। पुलिस को जब लोकेशन मिल जाती है उस लोकेशन पे जाती है और पंकज और नीरज को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से गगनदीप और उसकी बेटी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जब अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है आखिरकार मजबूर होकर दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल गगनदीप की शादी 25 साल पहले नवजोत सिंह से होती है। गगनदीप जब शादी करके अपने ससुराल में आती है 4 साल अपने पति के साथ गुजारती है और इन 4 सालों में गगनदीप के 2 बच्चे भी हो जाते हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी। पर शादी के 4 साल बाद एक बार नवजोत जब कनाडा में जाता है उसके बाद से दोबारा वापस ही नहीं आता है, जिसकी वजह से गगनदीप की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद से गगनदीप अब अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए बगल के एक सरकारी स्कूल में क्लर्क की नौकरी ले लेती है। जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती है। पंकज और नीरज जो कि रिधम के इलाके के रहने वाले हैं दोनों उसके जिगरी दोस्त होते हैं और तीनों एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन पंकज और नीरज बेहद ही गरीब परिवार से हैं। समय जैसे जैसे गुजरता है रिधम की जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से रिधम भी कनाडा शहर में चला जाता है। लेकिन गरीबी की वजह से इधर पंकज और नीरज अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई ना होने के बाद से पंकज और नीरज गलत लड़कों के संगत में आ जाते हैं। उसके बाद से चोरी के काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल नीरज और पंकज अपना खर्च चलाने के लिए जहाँ तहाँ चोरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय तो गुजरता है लेकिन एक दिन नीरज और पंकज जब एक साथ बैठते हैं दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आखिरकार हम लोग इस तरह की छोटी मोटी चोरी कब तक करते रहेंगे, क्यों ना एक ऐसा हाथ मारते हैं कि उसके बाद से हमें दोबारा कभी चोरी करने का नौबत ही नहीं आएगा। हालांकि पंकज जब ये सारी बातें नीरज से कहता है तो नीरज कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार पंकज नीरज से कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि अगर एक बार इस काम को अंजाम दे देते हैं तो उसके बाद से पूरी ज़िंदगी हमें कभी चोरी करने की नौबत नहीं आएगी। पंकज नीरज से कहता है कि क्यों ना हम रिधम के घर में चोरी करते हैं, क्योंकि उसके घर में सिर्फ माँ और उसकी बहन है और उसके घर में कोई आता जाता भी नहीं है। पंकज जब अपने ही दोस्त के घर में चोरी करने की बात कहता है नीरज इसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन पंकज नीरज को समझाने लगता है कि अगर हम चोरी करेंगे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, फिर हम बदनाम कैसे होंगे। पंकज जब अपने पूरे प्लान के बारे में नीरज को समझाता है आखिरकार नीरज भी पंकज की बातों में आ जाता है और फिर रिधम के घर में चोरी करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत 4 फरवरी को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास पंकज और नीरज गगनदीप के घर पे पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुद गगनदीप ही खोलती है। दरअसल गगनदीप जो पंकज और नीरज को बेहतर तरीके से जानती थी, दरवाज़ा खोल करके दोनों के घर के अंदर बिठा देती है और खुद किचन में जाती है, चाय बना कर लाती है और दोनों को चाय भी पिलाती है। पर पंकज और नीरज जब चाय पी लेते हैं उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद ही अपने पास से क्लोरोफॉर्म निकालते हैं और उसे गगनदीप को सूंघा देते हैं, जिसकी वजह से गगनदीप बेहोश हो जाती है। उसके बाद से ये दोनों चढ़ करके 2nd फ्लोर पर शिवनैनी के कमरे में जाते हैं और उस क्लोरोफॉर्म को शिवनैनी को भी सूंघा देते हैं, जिसकी वजह से शिवनैनी भी बेहोश हो जाती है। जब दोनों ही बेहोश हो जाता है उसके बाद से पंकज और नीरज गगनदीप के घर के अंदर से जितने भी सोने और चांदी होते हैं सारा चुरा लेते हैं, कैश भी चुरा लेते हैं। लेकिन जब घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी पंकज की नज़र शिवनैनी के ऊपर चली जाती है। पंकज जब शिवनैनी के शरीर को देखता है अब पंकज के अंदर हैवान जग जाता है। दरअसल शिवनैनी बेहोश तो थी ही, बेहोशी के हालत में ही पंकज शिवनैनी के साथ में दुष्कर्म भी कर देता है। लेकिन जब पंकज की अपनी हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से अब पंकज होश में आता है।
और जब होश में आता है पंकज को अब डर सताने लगता है। दरअसल पंकज अब नीरज से कहता है कि जब ये दोनों होश में आएंगे पुलिस को बताएंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे, इसलिए क्यों ना हम इन दोनों का काम ही तमाम कर देते हैं। यही सोच करके पंकज और नीरज गगनदीप का घर आग के हवाले कर देते हैं और फिर रात्रि के वक्त ही मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में दोनों जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस अदालत में ले जाती है और फिर इन्हें 5 दिनों के रिमांड पर लेकर आती है। पुलिस जब इन दोनों को रिमांड पर लेकर आती है, फिर इनके बताए हुए जगह से जाकर के सोने चांदी कैश भी बरामद कर लेती है। पुलिस के पास जब तमाम तरह के सारे सबूत मिल जाते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों को फिर से अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद कुशवाहा जो निवारी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अफजल खान। अफजल खान जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सहिंदर रवि। सहिंदर रवि जो पलामू झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं धीरज कुमार। वैसे तो धीरज कुमार अपना एड्रेस नहीं दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज 15 अगस्त को धीरज कुमार का जन्मदिन है। धीरज कुमार को मेरे और मेरी इस पूरे टीम के तरफ से जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।